हेलो फ्रेंड्स, 13 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 8 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है इंडिया चाइना ट्रेड टॉक्स डेडलॉक। तो ये इंडिया चाइना रिलेशन जो हम देख रहे हैं कि ट्राई जंक्शन जो सिक्किम के पास है वहां पे जो स्टैंड ऑफ चल रहा है मिलिट्री के बीच में, अब यहाँ पे इंडिया और चाइनीज ऑफिशियल्स के बीच में जो ट्रेड टॉक्स हुए उसमें भी डेडलॉक हुआ है, मतलब उसमें भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो ये एक्चुअली ट्रेड रिलेशंस पे था। तो ट्रेड में जो इंडिया इंपोर्ट पे बैन करती है और जो चाइना मार्केट एक्सेस नहीं देती है इंडियन कमोडिटीज को, उसके ऊपर था। तो इंडिया चाहती है कि उनका राइस, पोमोग्रेनेट, इवन बोवाइन मीट ये वगैरह चाइना उनको मार्केट एक्सेस दे, तो इनके ऊपर बैन लगाया गया। एक्चुअली बोवाइन मीट पे चाइना ने बैन लगाया था 1990 में, तब से बैन अब तक है क्योंकि फुट एंड माउथ डिजीज के इंसिडेंसेस तब हुए थे। तो अब इंडिया ने उनको पूरा डिटेल्स दिया है कि फुट एंड माउथ डिजीज को रेगुलेट किया गया है, उसको कंटेन किया गया है, इवन क्वारंटाइन इंस्पेक्शन किए गए हैं। चाइनीज अथॉरिटीज ने आके इंस्पेक्शन भी किया और जैन 2017 में चाइना ने कहा भी कि वो सेटिस्फाइड है कंडीशन से। तो मतलब एक्सपेक्टेड था कि बोवाइन मीट पे जैसे एटलीस्ट ये जो मार्केट एक्सेस नहीं दिया जा रहा है वो अब दिया जाए, पर ये कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो इन डिसीजंस में कोई डिसीजन नहीं लिया गया, डेडलॉक हो गया। इवन इंडिया से चाइना चाहती है कि उन्होंने जो बैन लगाया है चाइना के एप्पल, पेयर, मिल्क प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पे, तो ये बैन भी हटाया जाए, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो ये न्यूज है। इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस में आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट में बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, तो इंडिया के फेवर में नहीं है ये। तो अराउंड ये 2003-4 का डेटा देखा जाए तो इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट था सिर्फ $1.1 बिलियन। ये कम है। 2015-16 में ये $52.7 बिलियन हो गया था और इस साल थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है टू $51.1 बिलियन। तो ये इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए चाहिए कि चाइना हमको ज्यादा मार्केट एक्सेस दे। जैसे हमने देखा था इंडिया यूएस ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए हम यूएस से अब इंपोर्ट करेंगे ऑयल, तो वैसे यहाँ पे भी चाइना एक्सेस दे ताकि ये फिजिबल हो, मेंटेनेबल हो, वरना ये डिफिकल्ट होगा। इसीलिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई इस ट्रेड टॉक्स में कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो ये लास्ट 5 इयर्स के भी डिटेल्स दिए गए हैं जो ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस है जो इंडिया के लिए। फिर अगला न्यूज आइटम है 6000 स्क्वायर किलोमीटर एंटार्क्टिक आइसबर्ग स्प्लिट्स। तो ये एंटार्क्टिका जो साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल के पास यहाँ जो कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, ये एंटार्क्टिक पेनिनसुला जो है यहाँ पे इस रीजन को यहाँ डिटेल में दिखाया गया। ये लार्सन सी आइस शेल्फ कहा जाता है इस पूरे को। तो यहाँ पे एक क्रैक डेवलप हो रहा था, तो ये क्रैक को साइंटिस्ट काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे, पिछले 10 साल से ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्रैक बड़ा होते जा रहा है। 2010 में यहाँ तक पहुंचा, 14, 16, जैन 2017 में यहाँ तक पहुंचा था और अब ये जुलाई 2017 में न्यूज आई है कि एक क्रैक हो गया है और ये पूरा जो आइस शेल्फ है ये टूट गया है, अलग हो गया है। तो ये जो इतना पार्ट है ये 1/4 ऑफ वेल्स है, मतलब कि वेल्स विच इज पार्ट ऑफ यूके। तो ये इतना बड़ा 6000 स्क्वायर किलोमीटर का ये हिस्सा है, 1/4 ऑफ वेल्स जो अलग हो चुका है। तो ये क्रैक पूरा डेवलप हो गया है। जैसे मैंने कहा कि ये पिछले 10 साल से ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो ये 200 मीटर इसकी चौड़ाई है, थिकनेस है, और ये अभी अलग होके इतना दूर नहीं गया है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाटर करंट से और विंड्स की वजह से ये पुश होगा नॉर्थन साइड पे, तो फिर ये शिपिंग के लिए यहाँ पे हजार्डस होगा इस रीजन में। तो यही है, ये पार्ट है लार्सन सी आइस शेल्फ में जो हमने अभी देखा। तो पहले भी लार्सन सी आइस शेल्फ से एक बड़ा टुकड़ा अलग हो चुका है 1986 में। ये 9000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा टुकड़ा था, तो वही है। और यहाँ पे लार्सन ए, लार्सन बी जो स्मॉलर आइस शेल्फ थे यहाँ पे वो ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं अराउंड 2000, अराउंड द ईयर 2000। तो ये सारा जो है ये प्रोबेबली क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो ये न्यूज है अभी। फिर ये पूरा दिखाया गया है, तो यही है, ये अंटार्कटिका के पेनिनसुला रीजन में यहाँ लार्सन ए, बी और सी दिखाया गया है रीजन, और ये कैसे लॉस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो डिटेल्स दिए गए हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है कावेरी ट्रिब्यूनल ओवरलुक्ड इक्विटी कर्नाटका। तो ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग्स हो रही है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ये कल, सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट डे था हियरिंग का, आज सेकेंड डे में भी कर्नाटका ने आर्ग्यूमेंट्स रखे अपने। तो ये कर्नाटका कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है इसका फाइनल वर्डिक्ट आया था 2007 में,
तो उस वर्डिक्ट के ऊपर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला सबने सुप्रीम कोर्ट पे अपील की थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ हियरिंग कर रही है केस की। तो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है कावेरी वाटर का, जो वो प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम पे जो अग्रीमेंट्स हुए थे उसके बेसिस पे, तो ये 1924 अग्रीमेंट जो है इसके अंदर जो शेयर दिया गया था, तो तब कर्नाटक का मतलब वो टाइम पे ये प्रिंसली स्टेट जो था, मैसूर प्रिंसली स्टेट, तो वो और मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था, तो ये प्रिंसली स्टेट का कर्नाटका का मतलब प्रेजेंट डे कर्नाटका मोर और लेस, तो इधर इसका ज्यादा कंसिडरेशन नहीं लिया गया था, तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। तो अब कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर रही है कि वही बेसिस पे इवन कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने भी वही कंटिन्यू किया, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नहीं फॉलो किया गया। इक्वालिटी मतलब इक्वली डिवाइड करना 50-50, तो वो इक्वल हो गया। इक्विटी मतलब जितना मिलना चाहिए उतना उस हिसाब से सही देना। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट फाली नरीमन, उन्होंने कहा है कि इवन 1924 के अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तमिलनाडु को 21.38 लाख एकर्स ऑफ इरिगेशन परमिसिबल था, पर उन्होंने जो डेवलप किया वो है 28.2 लाख एकर्स, तो उन्होंने एक्सीड किया इससे भी, और उसके हिसाब से अब वो शेयरिंग उनको मिल रही है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का भी हम अगर शेयरिंग देखें तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु को ही बहुत ज्यादा शेयर मिलता है। तो तमिलनाडु ने एक्चुअली यहाँ पे पूरा हिस्टोरिकली उनके इतना शेयर मिला है, तो उन्होंने अपना इरिगेशन डेवलपमेंट किया है इस रीजन में। कावेरी बेसिन में तुम्हारा फार्मर्स इवन इन ईयर 3 क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो उसीलिए उनके पास ये कैपेबिलिटी वहां पे उन्होंने ऑलरेडी रखी है। तो अब अगर पानी उनको कम दिया जाएगा तो ये सारा यहाँ पे जो सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है वो बिगड़ जाएगा, फार्मर्स को तकलीफ होगी, वहां पे लैक्स ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट विल बी अफेक्टेड। तो ये कंसर्न है, और कर्नाटका कहती है कि हमको शेयर मिलना चाहिए, हमारा हक है, वो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो ये पूरा टशन है। एक्चुअली इवन फाली नरीमन वो कह रहे कि कल्चरेबल एरिया अगर देखा जाए बेसिन का, तो कर्नाटका साइड पे 5,522,000 हेक्टर्स है और तमिलनाडु में 2,891,000 हेक्टर्स है, फिर भी कर्नाटका को कम शेयर दिया जा रहा है। तो वही वो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे रख रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है नो लिकर बैन फॉर अरुणाचल अंडमान। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पे जो हियरिंग हुई, तो जो उन्होंने हाईवे पे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को कर्ब करने के लिए, जो उनकी वजह से एक्सीडेंट्स और डेथ्स होती है उसको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईवेज पे लिकर बैन लगाया है कि आप लिकर सेल भी नहीं किया जा सकता विद इन 500 मीटर्स ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। और अगर पॉपुलेशन कम है, जैसे कुछ रीजन्स में अगर पॉपुलेशन 2000 या लेस है उससे, तो उन केसेस में इवन 220 मीटर्स ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे इस रीजन में लिकर वेंडर्स नहीं हो सकते, ना उनका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, ना वो सेल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो बैन है इसको एग्जेम्पशन इसमें दिया गया, मतलब ये बैन, लिकर बैन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ये 31 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। इसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है सिक्किम एंड मेघालय, इनके ऊपर ये बैन नहीं लगाया, उनको एक्सक्लूड किया, इनको एग्जेम्पशन है, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि ये स्टेट्स के जो स्टेट्स में 82% इनकी एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, और अगर आप यहाँ पे ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा तो उस हिसाब से फिर 90% उनकी लिकर शॉप सारी क्लोज हो जाएगी। तो इसी बेसिस पे अब ये एक्सपांड किया गया सेम रीजन के बेसिस पे अरुणाचल प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी, तो यहाँ पे भी ये बैन नहीं लगेगा। इवन अरुणाचल प्रदेश ने आर्ग्यू किया कि उनका 50% रेवेन्यू लॉस हो चुका है, वो तो बाकी स्टेट्स का भी हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 80% उनके जो रोड्स है अरुणाचल प्रदेश के वो नेशनल हाईवेज है, तो इसीलिए यहाँ पे इनको भी एक्सेप्शन दिया गया है। और बाकी जो स्टेट्स है, उन्होंने कई सारे स्टेट्स ने जो स्टेट हाईवेज है उनको डी नोटिफाई कर दिया, उनको सिटी रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स बना दिए। तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आया था, हमने रिसेंटली डिस्कस किया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो पेटिशनर कह रहे थे कि ये तो वो सुप्रीम कोर्ट बैन को सबवर्ट करने के लिए ये हाईवेज को डी नोटिफाई कर रहे हैं। पर गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि इन्होंने ये जो बैन लगाया है वो प्रॉपर हाईवेज के लिए, जहाँ पे स्पीड में कार्स चलती है और ड्रिंकिंग ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और डेथ्स होती है। लेकिन सिटीज के पास जो हाईवेज है जहाँ पे लिकर वैन्स है, जिनको बचाने के लिए ये स्टेप लिया गया है, तो वहां पे तो इतना ट्रैफिक, ऐसा ट्रैफिक होता है कि इतनी स्पीड में तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, तो वहां पे उस पर्पज से ये है भी नहीं। तो वही उन्होंने एक्सप्लेन करके इसको अलाउड किया कि अगर स्टेट हाईवेज डी नोटिफाई किए जा रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये अब तक का स्टेटस है ये लिकर बैन का, तो ये है।
तो यहाँ पे वही डिटेल्स दिए गए, तो काफी लॉस भी हो रहा है काफी स्टेट्स का, और है ना काफी होटल एसोसिएशन और बड़े बड़े जो होटल्स है उनका मेजर लॉस हो रहा है, तो उनके लिए सपोर्ट भी किया गया, स्टेट हाईवेज को डीनोटिफाई किया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है बिटकॉइन ट्रेड में कम अंडर सेबी। तो ये एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, और ये क्रिप्टो करेंसी जो है इसमें सबसे फेमस जो करेंसी है वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के अलावा और भी क्रिप्टो करेंसीज है जो प्रोमिनेंट हो रही है, जैसे कि एथेरियम, रिपल, ये भी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हो रही है। तो मोस्ट पॉपुलर बिटकॉइन ही है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज का ये है कि ये कोई इनको ओन नहीं करता। जैसे हम जो करेंसीज यूज करते हैं वो गवर्नमेंट उनको देते, वो लीगल टेंडर है क्योंकि गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करते। तो ये जो है बिटकॉइन किसी के कंट्रोल में नहीं है। इट इज नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी इंस्टीट्यूशन, ना गवर्नमेंट ना कोई प्राइवेट एंटिटी। तो ये प्योर कंट्रोल्ड होता है, प्योर टू प्योर होता है। तो ये करेंसी जो है क्रिप्टो करेंसी, इनका वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से ही डिसाइड होता है, उनकी डिमांड जैसी उस हिसाब से। तो फिलहाल भी जैसे बिटकॉइन का वैल्यू जो है 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 60 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो अब ये बिटकॉइन क्या लीगल है या इलीगल, ये डिसाइड करना है। तो करंटली इंडिया में ये ना लीगल है ना इलीगल है, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, पर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने के लिए सोच रही है। तो रेगुलेशन का बेनिफिट्स ये होगा कि ये इसको रेगुलेट किया जाएगा तो इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, इनके ऊपर टैक्सेस भी लगा सकते हैं, जीएसटी लगा सकते हैं, तो टैक्स कलेक्शन भी होगा, ये एक बेनिफिट होगा। तो गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि इनको सेबी के पर्व्यू में लाया जाए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनको ट्रीट किया जाए जैसे गोल्ड डिजिटली सेल किया जाता है, तो उनकी तरह ये बिटकॉइंस को भी ट्रीट किया जाए। तो इससे मतलब टैक्स बेस भी इंक्रीज होगा, फॉर्मल टैक्स बेस के अंदर आएंगे। और एक्चुअली बिटकॉइंस को मिसयूज भी किया जाता है। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग। तो ये सब में यूज इसलिए होता है, ये इलीगल एक्टिविटीज के लिए क्यों यूज होता है, क्योंकि बिटकॉइन जब ट्रांजेक्शन होता है तो इसके अंदर पता नहीं चलता कि कौन किसको दे रहा है, आइडेंटिटीज सीक्रेट रहती है, आइडेंटिटीज रिवील नहीं होती। तो ये इसका बेनिफिट है। जो आईडी भी जनरेट होता है वो चेंज होते रहता है, तो वो फिक्स आईडी नहीं होता है कि ये आप ट्रैक कर सको कि हाँ इसको ये पेमेंट गया था। रिसेंटली हमने ये न्यूज में देखा था जब रैंसमवेयर अटैक्स हुए थे, WannaCry हुआ था, उसके बाद जो ये NotPetya रैंसमवेयर अटैक हुआ था। तो रैंसम जो मांग रहे थे वो मांग रहे थे इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन के $300 बिटकॉइन दो फॉर एग्जांपल, ऐसे रैंसम दो। तो ये जो है इसीलिए क्योंकि इसका फिर ट्रैक नहीं किया जा सकता कि किसको पेमेंट किया गया, तो वही है। तो इसीलिए इसे इलीगल एक्टिविटीज के भी यूज होता है, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर बिटकॉइन को रेगुलेट किया जाए तो ये एक अगर बैन किया जाएगा तो ये सब अंडरग्राउंड चला जाएगा, तो ये एक कंसर्न है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इसको लीगल किया गया तो अभी इसको कंप्लीटली कंट्रोल में तो लाया नहीं जा सकता, इसके ऊपर पूरा ये एम्बिग्युअस है क्रिप्टो करेंसी फंक्शनिंग। तो अगर उसको बैन लीगल किया गया, बैन नहीं किया गया, लीगल किया गया, तो फिर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल समथिंग जिनका बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं है। तो वो एक कंसर्न है, गवर्नमेंट को भी हेजिटेशन है। और इवन इसके बैन करने से पूरा ये सब अंडरग्राउंड चला जाएगा। और जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स है वो ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी फंक्शन करती है थ्रू ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन होता है एक डिजिटल पब्लिक लेजर, पूरा रिकॉर्ड होता है उसके अंदर, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अदर बाकी पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है उसको, मतलब अगर डेवलप किया जाए तो, जैसे लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्री मेंटेन करने के लिए वगैरह। तो अगर बिटकॉइंस इसके लिए, क्रिप्टो करेंसीज के लिए यूज किया जाएगा तो इस टेक्नोलॉजी को भी बूस्ट मिलेगा और उसको और बाकी सब पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। अगर बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसीज बैन किए जाएंगे तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी अफेक्ट होगा, ऐसे भी कहा जा रहा है। और टैक्स कलेक्शन भी नहीं होगा, वो भी है। तो ये सारे पॉइंट्स रखे जा रहे हैं। तो यही है, और वही कंसर्न्स यही है कि एम्बिगुअस है, अब तक सही नहीं है। और एक कंसर्न गवर्नमेंट का ये है कि अगर इसको लीगल किया गया, रेगुलराइज किया गया, तो इसका फिर वैल्यू जो है, मतलब इसका डिमांड और बढ़ेगा तो इसका वैल्यू और बढ़ेगा। तो जब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट बबल आ जाएगा या जो होगा वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है कि कितना बिटकॉइन है। जैसे हम मार्केट इकोनॉमी में हम देखते रेट्स इंक्रीज डिक्रीज किए जाते हैं तो मनी रेगुलेट किया जा सकता है मॉनेटरी पॉलिसी से, लेकिन इनको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो वो भी कंसर्न, लॉन्ग टर्म कंसर्न है, पर ये भी कंसर्न है गवर्नमेंट के। तो इसीलिए ये इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट बबल ना हो जाए, सारे कंसर्न्स भी गवर्नमेंट रख रही है कि यहाँ बहुत सारा इन्वेस्ट हुआ, कभी भी निकल गया, कैसे कंट्रोल करे इसको। तो वही है।
तो अब देखते हैं आगे स्टेप्स क्या लेते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली वही है कि ये सेबी के कंट्रोल में आएगा, सेबी इसको रेगुलेट करे, जस्ट लाइक डिजिटल गोल्ड। और ये बाकी कंट्रीज का भी दिया गया है कि उनमें इसको कैसे बिटकॉइंस को, क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, यूएस में आप देखते हैं प्रॉपर्टी मानी जाती है इसको, जापान में इसको लीगल मेथड ऑफ पेमेंट माना जाता है, यूके इज कंसिडरिंग इट एसेट और प्राइवेट मनी, चाइना में वर्चुअल कमोडिटी इसको माना जाता है। और टैक्सेशन कैसे करते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के लॉज उन पे एप्लीकेबल है या नहीं, तो वो भी दिया गया है यहाँ। और ये बिटकॉइंस कैसे फंक्शन करता है, जैसे ट्रांजैक्शन होना है मिस्टर ए से मिस्टर बी तक, तो ये पूरा ये ब्लॉकचेन जो होता है इसके अंदर ये ट्रांजैक्शन पब्लिक किया जाता है और फिर जो प्राइवेट की भी जनरेट होती है उसको यूज करके फिर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया जाता है और पेमेंट होता है। और ये ब्लॉकचेन में कंफर्मेशन होता है, ब्लॉकचेन कंफर्म करते हैं फिर वो पेमेंट किया जाता है। तो ये है। और बिटकॉइंस जनरेट भी किए जा सकते हैं, माइनिंग होता है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन माइनिंग, तो माइनर्स होते हैं। तो एक्चुअली क्रिप्टो मतलब कोड में है, तो ये मैथमेटिकल फंक्शन होता है, उसको सॉल्व करना होता है। तो जो सॉल्व करते हैं ये माइनर्स होते हैं जो उसको सॉल्व करने में लगे रहते हैं। तो जो सॉल्व करता है सबसे पहले उसको वो बिटकॉइन मिलता है, तो ही हैज जनरेटेड अ बिटकॉइन, उन्होंने एक बिटकॉइन जनरेट किया है, तो वो पब्लिक लेजर में फिर से वो सब रिकॉर्ड होता है। तो उससे ही ब्लॉकचेन से ये फंक्शन करता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क है, डिसेंट्रलाइज्ड, कोई सेंट्रलाइज्ड सेंट्रल बैंक जैसे होती है वैसे कोई कंट्रोल में नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू ये फंक्शन करता है। और इसकी वैल्यू वही है, डिमांड के ऊपर है। तो आप इसको जनरली जैसे हम वर्चुअल करेंसीज यूज करते हैं, जैसे पेटीएम वगैरह भी जैसे यूज किया जा सकता है, वैसे इसका भी पेमेंट आप दे लो कमोडिटीज खरीदने के लिए, जहां भी एक्सेप्टेबल है वहां इसका आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है सीपीआई इन्फ्लेशन स्लोस टू 1.4%, आईआईपी एट 1.72%। तो ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जो कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स होते हैं जो खरीदते जाते हैं, जैसे कि कंज्यूमर आइटम्स, गुड्स, सर्विसेज वगैरह, तो उनकी जो एवरेज प्राइसेस होती है उसका एक इंडेक्स बनाया जाता है। तो ये इंडेक्स का एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर के हिसाब से इसमें चेंजेस कैसे हो रहे हैं, तो मंथ बाय मंथ बेसिस पे ये चेंजेस ये दिखाता है। तो ये सीपीआई जो है एवरी मंथ इसकी वैल्यू आती है सीपीआई की। तो ये प्राइस चेंज जैसे होता है उस हिसाब से हमको इन्फ्लेशन का आइडिया लगता है कि इन्फ्लेशन मतलब जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस, तो वही है। तो सीपीआई को यूज किया जाता है मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, और ये इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए इवन सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई यूज करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू जो अब होता है तो वो सीपीआई के वैल्यू के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई वैल्यू। तो इन्फ्लेशन रेट कितना है वो देखते हैं। तो और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अब बनाई गई है 2016 में, तो ये 6 मेंबर कमेटी है। पहले आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती थी, लेकिन 2016 से ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अंदर 3 आरबीआई के मेंबर्स है और 3 गवर्नमेंट के मेंबर्स है, 6 मेंबर बॉडी है, वो डिसाइड करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी एसेंशियली आप समझ सकते हैं कि रेपो रेट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो अगर इन्फ्लेशन है तो पर्पस एक ही रखा गया है, मॉनेटरी पॉलिसी का एक पर्पस है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल में रखो। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए कंट्रोल में मतलब क्या रेंज में होना चाहिए, टारगेट है 4% और प्लस माइनस 2% अलाउड है, मतलब रेंज है 2% to 6%। तो 2% to 6% के रेंज में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ये टारगेट है। और अभी जो न्यूज आई है वो यही है कि सीपीआई का जो वैल्यू है फॉर द मंथ ऑफ जून 2017 सीपीआई 1.54% हो गया है, मतलब ये सेंट्रल बैंक का जो लोअर टॉलरेंस लेवल है उससे कम हो गया है। तो ये ब्रीच हुआ है, लेवल ब्रीच हुआ है। मई 2017 जो पिछले महीने फिगर था इन्फ्लेशन का वो था 2.18%। तो 2.18% वाज क्लोज टू 2%। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई उन्होंने उसमें कहा कि हम अभी अपना चेंज नहीं कर रहे स्टांस, तो वो कंटिन्यू किया, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि वो रेपो रेट रिड्यूस करे। तो अगर रेपो रेट रिड्यूस होगा तो मतलब रेपो रेट इज रेट एट विच बैंक्स को लोन मिलता है आरबीआई से। तो अगर बैंक्स को लोन कम रेट पे मिलेगा तो बैंक्स भी अपना लोन कम रेट पे देगी, तो क्रेडिट इजीली अवेलेबल होगा, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और लोग क्रेडिट लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और डेवलपमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, तो उससे इन्फ्लेशन लेवल इंक्रीज होगा। वैसे तो वही है, प्राइसेस जनरल ट्रेंड इंक्रीज में होगी, तो वही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती थी, इसीलिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम भी कह रहे कि ये जो है आरबीआई ने सिस्टमेटिक इन्फ्लेशन फोरकास्ट एरर किया है। तो उन्होंने जो फोरकास्ट किया था उसमें एरर्स है, ये क्लियरली पता चलता है कि सीपीआई लेवल अब 1.54% हो गया है जून मंथ के लिए।
वही वो कह रहे। तो ये एक चीज है। प्लस इवन आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता है, आईआईपी हमने कई बार डिस्कस किया, इसका रिसेंटली बेस ईयर भी चेंज किया गया था फ्रॉम 2005 टू 2012। तो इधर भी हमने देखा है कि कंसेक्यूटिवली सेकेंड मंथ के लिए स्लो डाउन हुआ है। तो इसका एक रीजन ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो जीएसटी की वजह से जो अनसर्टेनिटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, जो कंसर्न्स है, तो उस वजह से डिमांड भी कम है, इसीलिए आईआईपी स्लो डाउन अभी देखा जा रहा है। तो वो भी है। तो ये आईआईपी के बारे में है। तो अब यही है। तो आरबीआई ने एक्चुअली अपना इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं चेंज किया था, तो तब उन्होंने रीजन दिया था कि इन्फ्लेशन अभी तो कम है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन ट्रेंड इंक्रीज ही होगा, मतलब इन्फ्लेशन होने वाला है, क्योंकि अभी प्राइसेस कम है, लेकिन प्राइसेस इंक्रीज हो गए क्योंकि गुड मानसून होगा, तो उसके बाद प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो ये सब उनके खुद के रीजंस थे। इन्फ्लेशन प्रेशर आने वाला है, अभी इन्फ्लेशन कम है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं होने वाला है। तो जब जीएसटी भी जैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, जब बूस्ट मिलेगा इंडस्ट्रीज को, तो वो इन्फ्लेशन प्रेशर आएगा। इवन आरबीआई का ये भी मानना था कि जो फार्म लोन वेवर्स अनाउंस किए गए हैं रिसेंटली काफी सारे स्टेट्स में, तो उस वजह से भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगी, तो इसीलिए उन्होंने अपना मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रखा था। तो अभी वही क्वेश्चन रेज किए जा रहे। तो ये है रिगार्डिंग अभी जो सीपीआई इन्फ्लेशन और आईआईपी वैल्यू जो हुई है वो, प्लस ये सीपीआई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखाया जा रहा है। तो ये कैसे डिक्लाइन हो रहा है, जन 2017 में भी अराउंड 3.17% थे, अब 2% से भी नीचे हो गया है। और ये जो अभी हमने डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। और ये जो आईआईपी में बेस ईयर चेंज हुआ था रिसेंटली, आईआईपी और इवन डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर चेंज किया गया टू फाइनेंशियल ईयर 2012, और इवन पूरा रिवैम्प किया गया, नंबर ऑफ आइटम्स थ्रू विच डब्ल्यूपीआई इज मेजर्ड, इवन आईआईपी के लिए वो चेंज किया गया, इंक्रीज किया गया, थोड़े ओल्ड ऑब्सोलीट कमोडिटीज को हटाया गया, और इवन जो वेट से उनका चेंज किया गया, हर एक आइटम को एक वेटेज दिया जाता है, तो वो चेंज किया गया। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस ईयर चेंज करना होता है। बेस ईयर होता क्या है वो भी हम देखेंगे, ये पूरा डिटेल दिया गया आईआईपी और डब्ल्यूपीआई का। और ये बेस ईयर चेंज होता है वो ये मतलब ये एक्चुअली बेस ईयर चेंज होने से भी रीडिंग्स चेंज होगी, क्योंकि बेस ईयर क्या होता है, एक ईयर जिसके बेसिस पे आप चेंज करोगे, देखोगे कि ये बेस ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए। मेन जो चीज है एक नॉर्मल स्टेबल ईयर होना चाहिए, तो ये बेस ईयर से कंपेयर किया जाता है। तो बेस ईयर एकदम पीछे भी दूर भी नहीं होना चाहिए, नियरर ईयर होना चाहिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर बार बेस ईयर चेंज किया जाता है। तो ये बेस ईयर से कंपैरिजन करके देखा जाता है कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो वैसे ये इंडेक्सेस मेजर किए जाते हैं। तो करंट ईयर जनरली ये इंक्रीज ही होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी होते रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए ये जनरली ट्रेंड इंक्रीजिंग होता है, और कभी कभी डिक्रीज भी हो जाता है, जैसे हमने देखा। नेगेटिव में भी जा सकता है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव में जाना, वो रेयर केस होता है। तो ये ओल्ड और न्यू बेस ईयर यूज करोगे तो आईआईपी वैल्यू कैसे दिखती है वो यहाँ पे दिया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है नॉट फॉर बांग्लादेश जेआईएन पैक्ट। तो ये इंडिया और बांग्लादेश ये पैक्ट साइन करेंगे, जेआईएन जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स। तो ये जेआईएन को हमने कैबिनेट मतलब इंडियन कैबिनेट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि ये हम साइन कर सकते हैं। तो ये जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स क्या होते हैं वो हम समझेंगे। तो ऑलरेडी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो इसके अंदर जो टर्म्स होते हैं वो अलग अलग इंटरप्रेट किए जाते हैं, बांग्लादेश अलग को इंटरप्रेट करते हैं, इंडिया अलग। तो इसीलिए ये इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए, इसके लिए जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स डेवलप किए गए। तो इसको इंडिया ने अप्रूव किया कैबिनेट ने, तो अब ये दोनों कंट्रीज साइन करेंगे ऐसे। तो इंटरप्रेटिव नोट्स में जैसे सारे क्लॉजेस के ऊपर डिटेल्स है कि इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, टैक्सेशन मेजर्स किसको एक्सक्लूड होना चाहिए, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। तो ये सारा नेशनल ट्रीटमेंट, ये सारा जो है टर्मिनोलॉजीज, इसको क्लैरिटी लाने के लिए जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स फाइनलाइज किए गए हैं। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, जूनो पियर्स इनटू द ग्रेट रेड स्पॉट। तो ये जूनो नासा की स्पेसक्राफ्ट है जो 2011 में लॉन्च की गई थी। तो ये जुपिटर के पास फ्लाई कर रही है, मतलब ये 12 फ्लाईबाइज मतलब उसके पास से वो फ्लाई करेंगी। तो ये 12 फ्लाईबाइज जूनो के प्लान है। तो उनमें से जो रिसेंटली एक फ्लाईबाय हुआ, ये 2016 में उन्होंने अराइव किया जुपिटर के पास और ये फ्लाईबाइज कर रही है। तो जो अभी जुलाई 2017 में जो अभी फ्लाईबाय हुआ, तो इसके अंदर उन्होंने ग्रेट रेड स्पॉट जो है जुपिटर पे, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम।
तो उसके ऊपर ये ग्रेट रेड स्पॉट है। तो ये एक्चुअली एक बड़ा सा साइक्लोन है, अराउंड 16,000 किलोमीटर वाइड साइक्लोन है ये। तो ये साइक्लोन किस वजह से हो रहा है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है वो अब तक समझ में नहीं आया, ये मिस्ट्री है। प्लस इसकी साइज धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो ये साइज जो है इवन अर्थ से भी बड़ी है। तो इसको समझने के लिए अभी जूनो ने जो रिसेंट फ्लाईबाय किया वो इससे काफी पास था, तो इसके और डिटेल्स पता चलेगी, इवन इमेजेस भी आएगी। तो ये न्यूज में है। तो ये ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में तो वही है, यहाँ पे दिखाया गया है। तो परमानेंट स्टॉर्म है ऑन जुपिटर। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।